नमस्कार दोस्तों। किताब ए हयात का सफा आखिरी, जिंदगी तुझको सलाम दफा आखिरी, नुकसान सारे बसर के हुए, भुगतान हिस्से में मेरे अब यह नफा आखिरी। बसर साहब का ये शेर है और बसर साहब का ये शेर पढ़ते वक्त मैं चीज कहूंगा, कमोबेश यही स्थिति नारी की है, महिलाओं की है, जो हमारे देश की महिला। महिलाओं को लेके बड़े सारे लेख लिखे गए, बड़ी सारी चीजें की गई, लेकिन फिर भी स्थितियां हैं कि लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहां कहूं, वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। प्रधानमंत्री को शायद 8 साल अपनी सत्ता के बीत जाने के बाद इस चीज का एहसास हो रहा है, लेकिन वो भूल जा रहे हैं उन्होंने कब कब क्या क्या कहा है। उन्होंने विधवा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, और न जाने ऐसे कितने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शब्द हमारे यहां सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। आप भी देखिए कि किस तरह से उन्होंने क्या कहा और क्या सच। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। और इस अंतर पर हम बात करें तो आप ये समझिए, नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया है। लगभग 18 साल बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन रेप के 11 दोषी आजाद कर दिए गए। एक रिपोर्ट देखिए। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषी आजाद हो गए हैं। गुजरात सरकार ने सभी दोषियों की सजा माफ कर दी है। कि भारत के अंदर जो नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसी साल जनवरी में जो 2021 की रिपोर्ट पेश की, उसमें कहा कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराधों में 30% से अधिक का इजाफा हो गया है। तो आप समझिए, 30% से अधिक का इजाफा हो गया है। और यह स्थिति यह है कि जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं, जिस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं, वो चिंताजनक है। 2021 में महिलाओं के अपराध के करीब 31 हजार शिकायतें मिली, जो 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। और आधे से ज्यादा मामले सिर्फ यूपी के हैं। उन 31,000 में यदि आप देखेंगे, 31,000 में जो स्थिति है वो लगातार यूपी में बढ़ रही है।
और यूपी में आधे से ज्यादा जब मामले हो जाते हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यूपी नरेंद्र मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी की सरकार है। 2020 में जितने केसेस आए थे वो शिकायतें थी 23,722 और 2021 में ये 31,000 से ऊपर हो गए। तो आप समझिए, और इनमें ये स्थिति है, अधिकतम शिकायतें 11,013 सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थी। यानी सम्मान के साथ में महिलाओं को जीने की स्थिति नहीं हो रही है, और यह स्थिति नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में हुई है। घरेलू हिंसा के भी 6,633 मामले आए थे। दहेज उत्पीड़न से संबंधित भी 4,589 शिकायतें आई थी, और सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, वहां 15,828 शिकायतें आई थी, और कुल पूरे देश में 31,000। इसके बाद में दिल्ली में दूसरे नंबर पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। दिल्ली जो देश की राजधानी है और छोटा सा, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा विशाल राज्य है, लेकिन दिल्ली छोटा सा राज्य है, वहां पर भी 3,336 शिकायतें आई। महाराष्ट्र में 1,500 शिकायतें आई, हरियाणा में 1,460 शिकायतें आई, बिहार में 1,456 शिकायतें आई। तो साहब ये स्थिति है, और जब स्थिति हो तो आप क्या कहेंगे? तो इस तरह से यदि देखेंगे कि आज हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई है, महिलाओं के साथ में लगातार विभिन्न तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, और उनको देखिए, मी टू मूवमेंट तक हमारे यहां चला, सब कुछ हुआ, सबके बाद में न कुछ सील भंग रुका, न छेड़छाड़ रुकी, न कोई चीज रुकी। बलात्कार के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर के जरिए महिलाओं के साथ में जो अपराध हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है, और इतने ज्यादा चिंताजनक है कि उस पर क्या कहा जाए। जो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डाटा जारी किया 2020 तक का, उसके मुताबिक 2020 में महिलाओं के खिलाफ 3,71,503 मामले दर्ज हुए। मतलब 2020 में देश की महिलाओं के खिलाफ 3,71,503 मामले जो दर्ज हुए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध किए गए थे। और इसमें बात करें, सबसे जो टॉप 3 राज्य हैं, उनमें देश की राजधानी दिल्ली शामिल है, असम शामिल है। असम की स्थिति यह है कि 154.3% क्राइम रेट के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, और दूसरे नंबर पर जो है क्राइम रेट के साथ में उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पर क्राइम रेट के मामले में जिस तरीके से, तो इन सारे मामलों को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? महिलाओं के अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। जो 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ में अपराध होते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश है, जहां तकरीबन 50,000 महिलाएं शिकार हो रही हैं। और पश्चिम बंगाल में 36,000, जहां की मुख्यमंत्री महिला है, 36,439, मतलब 36,500 के करीब मामले पहुंच रहे हैं। और राजस्थान है, जहां 34,500 के करीब मामले हो रहे हैं। महाराष्ट्र है, जहां करीब 34,000 के आसपास मामले हो रहे हैं। असम है, जो बहुत छोटा सा है, उस असम में भी 26,500 के करीब मामले हो रहे हैं। और यह स्थिति यह है कि यदि FIR के मामले में देखें तो सबसे कम जो है FIR उत्तर प्रदेश में दर्ज होती है। उत्तर प्रदेश में जितनी शिकायतें आती हैं, उसके अनुपात में FIR दर्ज करने की स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में 70% मामलों में FIR दर्ज ही नहीं होती है, यह एक सबसे बड़ी बात। तो ऐसी स्थिति में चिंताजनक है। और आप ये समझिए, और रेप के मामलों में तो उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज कराने को शायद सरकार का डायरेक्शन है या क्या है कि FIR दर्ज ही मत करो, यह स्थिति है। तो आप जब देश भर में सिर्फ बलात्कार के मामले देखेंगे तो जो वो मामले हैं वो है 28,046 मामले, और 28,046 मामले 2020 में रजिस्टर हुए। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूं, 70% मामलों में FIR यूपी में दर्ज नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी ये कहीं पर 50% है,
कहीं 30% है। तो 30% तो मिनिमम है कि जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो आप समझिए, और इस मामले में देखेंगे तो राजस्थान में एफआईआर बहुत अच्छी दर्ज होती है। इस मामले में उन्हें कहेंगे, वहां पर 5310 मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में जहां 70% एफआईआर दर्ज नहीं होती, वहां पर भी 2770 मामले दर्ज हुए। और स्थिति है मध्य प्रदेश में भी 2340 मामले दर्ज हुए, और महाराष्ट्र में भी 2061 मामले दर्ज हुए। तो आप समझिए, जब ये स्थिति हो तो उस स्थिति में चिंता करनी पड़ती है कि आप कहां से महिला सम्मान की बात करते हैं, छेड़छाड़ की बात करें या कुछ करें। उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं ने एफआईआर के लिए अपने साथ हुए इस तरह से कृत्यों के लिए, कुकर्मों के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन किया, सब कुछ किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अंत में लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के मामले इस कारण से बढ़े, और जब ये बढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस चिंता पर सबको सामने आना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है। एक तरफ भारत की यदि हम स्थिति देखेंगे, भारत में नारी का सम्मान सबसे ज्यादा रहा है, पूरक रहा है। नारी को पुरुष का पूरक माना जाता था, मतलब बगैर नारी के पुरुष नहीं हो सकता और पुरुष के बिना नारी नहीं हो सकती। और यदि हिंदू धर्म को समझ लेंगे तो उसमें कहा जाता है कि प्रथम मानव भी जोड़े के रूप में धरती पर अवतरित हुआ था। तो संसार की सभी पुराण कथाएं हैं, उनमें हमारे प्राचीन धर्म जो मनु स्मृति समेत सारे उसमें वो कहा जाता है, उसमें कहा जाता है, जैसे मनु स्मृति में कहा जाता है मनु और शतरूपा एक साथ प्रकट हुए, उसी तरीके से दूसरे और लोग हैं। तो जहां पर भी है इनका प्राकट्य होता है, वो दोनों का एक साथ होता है। इसको लेकर के हरिद्वार के गायत्री परिवार ने इस पर बहुत अच्छा पूरा एक लिखा है और सारी चीजें बताई हैं। तो इन सारी चीजों को कि नारी केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है, यह आदिम काल से विकास पथ पर पुरुष और नारी समान रूप से यात्रा करते रहे हैं, सफल रहे। और इनके अब जो स्थितियां हैं दोनों के बराबर से दोनों ने सारी चीजों में किया है, चाहे पालन पोषण हो, चाहे कार्य हो, चाहे आमदनी के जरिए हो, चाहे युद्ध हो, चाहे विद्वत्ता हो, चाहे पढ़ना लिखना हो। तो जब यह स्थिति रही हो तो आप समझिए कि क्या स्थिति है, कि नारी की स्थिति कितनी महान है। और इन सारी बातों को लेकर के कि नारी की प्रकट कोमल सहिष्णु, और पुरुष ने कई बार उसकी निर्बलता का इसे चिन्ह मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वो सहिष्णु है, वो अबला नहीं है। तो यह स्थिति है। लेकिन जब हमारी सिर सत्ता ही उसे अबला बनाने की कोशिश करे, उसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की संज्ञा दे, उसे दीदी ओ दीदी चिल्लाए, वो उसे कांग्रेस की विधवा कहे। अब आप समझिए, इतने गंदे शब्द जहां इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर आप सम्मान की बात कर रहे हैं और कहें सदैव मानव जाति के लिए महिलाओं का त्याग, बलिदान, प्रेम, श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता, ये सारी चीजें नहीं, वो अपने माता पिता से लेकर के पुत्र तक की पूरी देखभाल करना, बनाना, घर को निर्माण करना। इसीलिए अंग्रेजी में उसे होम मेकर कहा जाता है। यदि वो नहीं हो तो सृष्टि खत्म हो जाए, और सृष्टि को वो अपनी कोख में पालती है। तो ऐसी नारी को जो आपको आनंद भी देती है और आपको सर्वोच्च स्थिति भी देती है, वो आपके लिए हर कुछ सर्वदा सब कुछ करने को तैयार रहती है, ऐसी नारी को यदि आप दासी समझते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो समझिए, एक जगह हमारे यहां प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं पे हमें नारी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। हमें उसकी भावनाओं को समझने की जरूरत है, हमें उसके सम्मान की जरूरत है, हमें उसकी जरूरतों को समझने की जरूरत है, और उसका योगदान लेने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं उसमें वो योगदान करें। और वो करती रही है, ऐसा नहीं, वो वर्ण करती थी। आज हमने उसे क्या बना दिया है
कि हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। यही समस्या आती है। समाज, राजनीति, धर्म, कानून, न्याय सभी क्षेत्रों में पुरुष की वो संगनी ही नहीं रही है, वरन उसकी सहायक, प्रेरक और कर्ता रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में, कि हमारे देश के जितने पुरुष प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमती इंदिरा गांधी रही। उन्होंने जितने साहसपूर्ण निर्णय लिए, जितनी निर्भीकता से लिया, और उन्होंने जब उनके पिता के शासन काल में, प्रधानमंत्रित्व काल में भारत चीन से हारा था, वहीं दूसरी तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने चीन को हराया था। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद से चीन की हिम्मत नहीं हुई कि भारत में आ सके, घुसपैठ कर सके या भारत को आंख दिखा सके। बीते 8 सालों से जरूर चीन कुछ ज्यादा सक्रिय हो गया है और हमारे यहां उसने 1000 किलोमीटर से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वास्तव में इंदिरा गांधी के रहते वो आंख नहीं दिखा पाया। और इंदिरा गांधी की इतनी ताकत थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी की ही ताकत थी कि उन्होंने सिक्किम को छीन करके भारत में मिला लिया। इंदिरा गांधी की ताकत थी। तो वो महिला थी, और वो ऐसी महिला थी जिसके लिए संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्राध्यक्ष खड़े होकर के ताली बजा रहे थे और मेजे थपथपा रहे थे और सलामी दे रहे थे। वो वही महिला थी जिसने तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को उनकी छोड़ करके चल दिया था, सभा में अपमानित कर दिया था और कहा था जो आपको करना है, मैं आपसे नहीं डरता। वो इंदिरा गांधी, वो एक महिला थी। आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। तो वो अपने आप में इतिहास। ये पंडित नेहरू ने देश बनाया है तो श्रीमती गांधी ने देश को सशक्त बनाया है, परमाणु संपन्न बनाया। आप समझ सकते हैं। तो इतनी सशक्त होती है नारी। नारी यदि अपने कार्यों को सही पूर्वक करने लगे और उसे सम्मान सहित स्थान मिले तो निश्चित रूप से वो अपने मौके के को बेहतर तरीके से कर सकती है। यही उसकी महानता है और इस चीज को देश देखता आया है। ये आज की बात नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री को जब लाल किले से उसके सम्मान की बात कहनी पड़ रही है तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि इससे अच्छा तो शायद आदिम काल था, जब नारी का विशेष स्थान था। हिंदू धर्म ग्रंथों की ही माने तो ग्रंथों में नारी एक देवी, श्रेष्ठ देवी के रूप में होती थी और देवता उसके चरणों में होते थे, उसके गुणगान किया करते थे। सब ये स्थिति थी और आज उसका निरादर किसने किया है? उसे उपभोग की वस्तु किसने बनाया है? यदि प्राचीन काल में नारियों का महत्व था तो मध्य काल में जब हमारे यहां आक्रांता घुसते आए तो उन्होंने उसे उपभोग की वस्तु बना दिया और नारी उपभोग की वस्तु बनती चली गई। उम्मीद थी कि सुधरेगी, इंदिरा गांधी के शासन काल में सुधरी, पंडित नेहरू के शासन काल में सुधरी, राजीव जी के शासन काल में सुधरी, लेकिन उसके बाद 1990 का जब दशक आया उसके बाद में नारी की स्थिति बुरी से बुरी होती चली गई और 21वीं सदी में आते आते वो और बुरी हालत में आ गई। और जब से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही शासन आया है उस समय से नारी की स्थिति और भी खराब हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के आंकड़े कहते हैं, एनसीबी के आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अलावा महिला आयोग के आंकड़े कहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े कहते हैं। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। तो वर्तमान स्थिति जो है वो डरावनी है। महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, वहीं बेटियों के लिए कुछ नहीं होता। हाथरस जैसे रेप कांड हो जाते हैं, गैंग रेप कांड हो जाते हैं, कहीं पर नग्न करके बेटियों को कर दिया जाता है। आपने देखा है प्रयागराज में क्या हुआ, दूसरी जगह क्या हुआ, लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। तमाम जगह पे उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो यह स्थिति है। यह स्थिति तब है जब रामराज का दावा करते हैं, जिस रामराज में महिलाओं का अति सम्मान था। तो आप समझिए
कि उनकी शिक्षा पर भी प्रहार हो रहा है, उनकी सुरक्षा पर भी प्रहार हो रहा है, उनके हकों को भी मारा जा रहा है। भारत सरकार के ये आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार यदि किसी का देश में छिना है पिछले 2 सालों में तो महिलाओं का छिना है। सबसे ज्यादा आमदनी घटी है तो महिलाओं की घटी है, और सबसे ज्यादा बदतर स्थिति हुई है तो महिलाओं की। और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा शिकार हुई है तो महिलाएं हुई हैं। और भ्रष्टाचार के शिकार की जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर भी बोला, तो भ्रष्टाचार यदि आप देखिए, यदि दलगत राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी कल की ही बात है, जो मध्य प्रदेश में 305 करोड़ का डैम बनाया गया था, वो डैम 1 साल भी नहीं चल सका और टूट गया। आज 18 गांव के लोग बेघर हो गए। बाढ़ में भी महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो उस स्थिति में आप कैसे बात कर सकते हैं? ना आप भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं, आप ना परिवारवाद की बात कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा परिवारवाद खुद नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं कि जहां उनके यहां 2014 में 12% परिवारवाद था, वो अब 25% से ऊपर हो गया है। तो आप समझिए, तो हर तरह से स्थितियां ये हैं और महिलाएं लगातार नीचे जा रही, महिलाओं का अनुपात नीचे जा रहा है। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती, और यही चिंताजनक स्थिति है। इसके साथ मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सोचिए, समझिए, सुधारिए। महिलाएं हमारी साथी हैं, वो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने में मदद करती और खुद में लीड भी करती हैं। और जब लीड करती है तो इंदिरा गांधी जैसा करती कि दुनिया का भूगोल बदल देती। लेकिन जब वो दबती है तो सब बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप बचाइए, उनका सम्मान कीजिए, और ये सम्मान करने का काम प्रधानमंत्री के इन भाषणों से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, सार्थक करना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री इधर तो भाषण देते हैं, उधर खुद ही अपमानित करते हैं। तो दो मुही बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी चर्चा समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा, इन शब्दों पर विचार करें, समझें और वास्तविकता में जिए, झूठ के सहारे नहीं। क्योंकि आज सिर्फ झूठ बेचा जा रहा है, बार बार बेचा जा रहा है। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।